हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। प्रोटॉन नीट क्लास 12th बैच में आपका ग्रैंड वेलकम। बस बेटा मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, ये बैच आपके पास्ट, आपके करंट यानी बोर्ड और आपके फ्यूचर यानी नीट तीनों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। यानी इसके अंदर हम आपका 11th, आपका बोर्ड और आपका नीट एग्जाम तीनों को फोकस करके ही पढ़ाएंगे, ठीक है। और एक्चुअल में ये बैच नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअल में आपका और हमारा दोनों का ही इम्तिहान है। हम दोनों का ही ये एक तरीके से एग्जाम है और दोनों को ही खरा उतरना है इसके अंदर, आपको भी और हमें भी। और जब दोनों यही सोच के काम करेंगे कि मेरा भी एग्जाम है, आपका भी एग्जाम है, 100% देंगे तो रिजल्ट तो यार आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में इस बैच में हम क्या करने वाले हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे और एक छोटा सा डेमो भी देंगे। डेमो तो एक फॉर्मेलिटीज होती है, ठीक है, बट आपको थोड़ा सा आइडिया, नए बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा आइडिया लगता है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, तो वो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में इस बैच में हम आखिर क्या करने वाले हैं, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हर सब्जेक्ट के लिए, तो बस वो बताऊंगा। जैसे पहला, ये इंडिया का ऑनलाइन बेस्ट बैच होने वाला है, पर मैं सच बोल रहा हूं, इस बैच का कंपैरिजन आप ऑफलाइन से भी कर सकते हो। मैं पक्की बात बोल रहा हूं, ठीक है, दिल से बोल रहा हूं, आप इस बैच का ऑफलाइन से भी कंपैरिजन कर सकते हो। कहीं पर भी ये 19 तो नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है, ठीक है। 19 नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। दूसरा, यहां हमारा पूरा फोकस एनसीईआरटी लाइंस पर होगा, यानी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपके टिप्स पर करा देंगे, मींस आपके ब्रेन में सेट करा देंगे। देखते हैं बोर्ड कैसे बसता है, ठीक है। और जब एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टिप्स पर होती है तो देखते हैं नीट कैसे बसता है, ठीक है। इतना ही नहीं, उन एनसीईआरटी लाइन टू लाइन को ब्रेन में सेट कराने के लिए हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराएंगे चैप्टर के एंड में, ठीक है। पहले हम डायग्रामेटिकली, फ्लो डायग्रामेटिकली अपने तरीके से चैप्टर के सारे कंसेप्ट आपके ब्रेन की लाइब्रेरी में सेट करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट तो छोड़ने वाले है ही नहीं, क्योंकि बिना कंसेप्ट के कोई चीज कंप्लीट हो ही नहीं सकती। कंसेप्ट ही ब्रेन में सेट हो सकते हैं। रटंत विद्या फलंत नाही, ठीक है। तो रटोगे तो चीज लॉन्ग टाइम तक ब्रेन में सेट नहीं हो पाएगी। तो पहले हम कंसेप्ट पे बात करेंगे, जब कंसेप्ट सेट हो जाएंगे फिर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन को उस कंसेप्ट से, ठीक है, आपको सेट कराएंगे। और फिर उन एनसीईआरटी लाइन टू लाइन को मेमोराइज करने के लिए हम एनसीईआरटी के एक एक लाइन पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, समझ रहे हो ना। इसके बाद हमारा जो टारगेट होगा वो होगा डीपीपी। डीपीपी के अंदर हमारी पूरी कोशिश रहेगी, जितने भी आपको डीपीपी मिलेंगे उसमें वीडियो सॉल्यूशंस जितने भी होंगे उनके, वो आपके लेक्चर फैकल्टी ही लेंगे, इंक्लूडिंग मैं। अगर मैं भी लेक्चर ले रहा हूं तो उसके अंदर मतलब उन डीपीपी का सॉल्यूशन मैं खुद ही आपको दूंगा, ठीक है। इतना ही नहीं बेटा, ठीक है, इसके अलावा हम लेक्चर के एंड में आपको एक क्वेश्चन बैंक भी देंगे, जो उस थ्योरी को, उस एनसीईआरटी को, जो आपने लाइन टू लाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑलरेडी आप कर चुके हो, ठीक है, आप साथ में आपको क्या करना है, कुछ एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन बैंक देंगे जिसकी प्रैक्टिस आप खुद करोगे, ठीक है। तो उससे आपकी जो आपने तैयारी की है वो और बेटर होगी। आप समझना मेरी बात, क्योंकि खाली थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक उस थ्योरी की एप्लीकेशन आप नहीं लगाओगे, उसको अप्लाई करना नहीं सीखोगे। ये बहुत जरूरी है, इसलिए थ्योरी के साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो थ्योरी हम कराने वाले हैं, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, समझ रहे हो ना, एक एक लाइन को लेकर के वो कराने वाले हैं। उन लाइंस को मेमोराइज कराने के लिए उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं, लाइन टू लाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। इतना ही नहीं, चैप्टर के एंड होने पर हम आपको एक क्वेश्चन बैंक देने वाले हैं, ठीक है। साथ में आपके पीवाईक्यू चलेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे लेक्चर के साथ भी पीवाईक्यू ले सकते हैं और लेक्चर के एंड में भी हम पीवाईक्यू लेके चल सकते हैं, वो थोड़ा फैकल्टी की फ्रीडम होगी, पर पीवाईक्यू हम साथ में लेके चलेंगे, आप समझ रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी इससे हम आपका 12th नीट और 12th बोर्ड, ये 12th वाला सिलेबस है वो नीट और बोर्ड के हिसाब से तो स्ट्रॉन्ग कर ही देंगे, पर 11th छोड़ने वाले नहीं है आपका, क्योंकि टारगेट हमारा नीट भी है और नीट टारगेट है तो 11th में भी परफेक्शन देने वाले हैं, ठीक है। तो 11th को भी हम 60 डे में कंप्लीट करने वाले हैं एकदम बेहतर तरीके से। वहां पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, समझ रहे हो ना, वहां पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ समझ रहे हो डिफरेंट टाइप के टेस्ट होंगे, जैसे कि 11th आपका परफेक्ट हो जाए, ठीक है। साथ में
जब 11th आपका परफेक्ट हो जाएगा, 12th आपका परफेक्ट हो जाएगा, हम रिवीजन स्ट्रेटेजी भी इसके अंदर रख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ टीचर से मेरी आदत होती है कि मैं साथ साथ रिवीजन कराता चलूं। ठीक है, हर टीचर की अपनी एक प्लानिंग होती है रिवीजन की, तो वो रिवीजन स्ट्रेटेजी यहां पर रहेगी और टाइम टू टाइम आपके टेस्ट होते रहेंगे और टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस होगी। ठीक है, जो इतने साल के एक्सपीरियंस में सीख पाए टॉप रैंकर्स कैसे निकलते हैं। तो आप समझो मेरी बात, जब आपका ये सब कुछ हो रहा है तो आप बताओ सिलेक्शन कैसे रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, यहां हम दोनों का ही एग्जाम है, हम दोनों का ही एग्जाम है, ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है अगर आप समझो तो। ठीक है, एक तरफा एग्जाम नहीं है, दो तरफा एग्जाम है। तो जब दो तरफा एग्जाम होता है और दोनों ही 100% लगाने वाले हैं और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले हैं, तो मुझे बताओ यार सिलेक्शन रुकेगा कैसे, आपका बोर्ड कैसे, समझ रहे हो, क्रैक नहीं होगा बेहतरीन मार्क्स के साथ। समझ रहे हो, तो दोनों को ही टारगेट लेके चल रहे हैं। इसमें हमें 11th को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि कई बच्चों का 11th बिल्कुल भी नहीं होता है, जीरो होता है, कहीं का हो चुका होता है, तो रिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हर चीज को ध्यान में रख के हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। हम मान के चलते हैं आपको कुछ आता ही नहीं है, हम पूरी टीम की एक ही है कि भाई बच्चा अगर हमारे पास आ गया उसको जीरो से उठाओ, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता उसको, फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती, ठीक है, उसको केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती, बायो बिल्कुल नहीं आती, हम तीनों को जीरो से उठाएंगे, बिल्कुल जीरो से टॉप लेवल पे लेकर के जाएंगे। और अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो आप बताओ कहां से क्या कमी और कौन सी कमी रह रही है। ठीक है, और टाइम टू टाइम हम आपके डाउट सेशन लाइव भी लेंगे। ठीक है, और डिफरेंट और तरीके से हम आपके और भी सेशन लेंगे। ठीक है, डाउट रूम्स बनाएंगे। ठीक है, उस पर काम चल रहा है, लगभग कंप्लीट ही होने वाला है। तो डाउट का पूरा ध्यान रखा जा रहा है आपका। ठीक है, और इस वाले पार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको बेस्ट से बेस्ट और क्या किया जा सकता है बेस्ट, उस पर भी ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अलावा भी हम बैच में कुछ और भी स्ट्रेटेजी लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हम एक्सपेरिमेंटल चीजों को भी लेंगे बैच के अंदर, जहां जहां पॉसिबिलिटी है उसको भी हम बैच में लेंगे। ठीक है, जहां 3D एनिमेशन बच्चों के बेनिफिट में आते हैं, अगर उसका फालतू में दिखाने का कोई मतलब नहीं होता, ये मैं भी जानता हूं। ठीक है, क्योंकि कोर टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कोर टीचिंग। ठीक है, तो कोर टीचिंग को प्रायोरिटी देंगे, पर अगर मुझे लगता है यहां एनिमेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मुझे लगता है यहां केमिस्ट्री या फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वहां वो चीज जरूर होगी। इस पर भी हम पूरा फोकस कर रहे हैं, और भी चीजें हम आगे इसमें एड ऑन करेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें ऐड करने वाले हैं। ठीक है, बट इतना अगर आपके सामने है तो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से कहीं कोई भी चीज ऐसी बचती है। भाई बेस्ट लेक्चर दे रहे हैं, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हम टेस्ट पर कराए रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कराए रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन हम सब मिलकर के देंगे, मतलब मेन लेक्चर फैकल्टी देंगे, क्वेश्चन बैंक एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर, कंप्लीट पीवाईक्यू एट द एंड ऑफ चैप्टर, ये साथ में भी टीचर लेके चल सकता है, उस पर थोड़े फ्रीडम है, कंप्लीट 11th इन 16 डेज, रिवीजन प्लान और टेस्ट सीरीज। तो इसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि और भी कोई चीज ऐसी रिक्वायरमेंट है जो आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव ना करे। ठीक है, 3 बातें मैंने आपको बोली थी, जीरो से उठाएंगे, टॉप लेवल पे लेके जाएंगे, इसके अलावा भी चीज इसमें ऐड ऑन करेंगे, इसमें हम डाउट फैसिलिटी और बेटर और बेटर और बेटर करेंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बैच नहीं है हमारा और आप दोनों का, ठीक है, एग्जाम है, और इस एग्जाम में हम भी अपना 100% देने वाले हैं, और मुझे पता है आप भी अपना 100% देने वाले हो, तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, झक मार के सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं बेटा। आज एक छोटा सा डेमो है, डेमो की जरूरत तो वैसे नहीं होती, ठीक है, ऑलरेडी ढेरों सारे लेक्चर्स पड़े हुए होते हैं। ठीक है, बट फिर भी हमारी इस बैच में स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ठीक है, वो मैंने बता दी। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, हम डायग्राम फ्लो डायग्राम और फ्लो डायग्रामेटिकली चीजों को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। एनसीईआरटी हमारी पहली प्रायोरिटी है। ठीक है, बट एनसीईआरटी इस तरीके से बनी हुई है, अगर आप देखोगे, जैसे टोटोरा, गैनोंग, एल्बर्ट रसल, क्यूबे, इन सब इंटरनेशनल बुक्स की कट कॉपी पेस्ट है। ठीक है, तो उन्होंने सारी बातें नहीं दी, उन्होंने 4 लाइनें निकाली, फिर कंसेप्ट उड़ा दिया, फिर 4 लाइनें उतारी, उसको कट किए उन्होंने, तो इस तरीके से बनाई है। कंसाइज है, लेकिन बहुत कंसाइज है। ठीक है, तो एक्चुअल में एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करने के लिए कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम यहां लेंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी हम किसी भी सब्जेक्ट की नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा नहीं खाली बायो, ठीक है, हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी साथ में लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, और साथ में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पैरेलल लेकर के चलेंगे डिफरेंट वे में। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, जैसे 12th का ही टॉपिक है,
रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हुआ इसको एंड करता हूं। स्ट्रेटजी हमारी समझ में आ गई, ठीक है, कि किस तरीके से हम चलने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात करते हैं तो मिनार्के से मेनोपॉज ड्यूरेशन क्या है भाई? मिनार्के कौन सी स्टेज होती है? वही 11 से 12 साल वाली उम्र। और मेनोपॉज कौन सी एज होती है? वही 50 साल वाली उम्र। तो फीमेल के अंदर एक साइकिल रन होती है, ठीक है, लगभग 11-12 साल से स्टार्ट होती है मिनार्के, और कब तक चलती है? मेनोपॉज, जब तक ओवरी के अंदर ओवा प्रेजेंट है। हाँ, आफ्टर मेनोपॉज सारे ओवा डीजनरेट कर जाते हैं और ये साइकिल रुक जाती है। क्लियर? बिल्कुल। जो मैं बात कर रहा हूं इस रिप्रोडक्टिव साइकिल की, तो हम ये बात कर रहे हैं किसके अंदर? प्राइमेट्स के अंदर, ठीक है, स्पेशली प्राइमेट्स के अंदर, ठीक है। तो जैसे मंकी हो गया, एप हो गए और ह्यूमन बीइंग हो गए, इन सब के अंदर ये साइकिल रन होती है। अदर देन प्राइमेट्स की अगर बात करते हैं तो वहां एस्ट्रो साइकिल चलती है, जो आपके सिलेबस में अब नहीं है, एक जमाने में हुआ करती थी, ठीक है। 28 प्लस माइनस डेज की साइकिल होती है, ठीक है, जो हर, इसको मंथली साइकिल भी बोलते हैं, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं, पर सही टर्म इसके लिए रिप्रोडक्टिव साइकिल होना चाहिए, ठीक है। तो 28 प्लस माइनस डेज की अप्रोक्सीमेटली होती है, ठीक है। इसमें कुछ इवेंट होते हैं, इस साइकिल के कुछ फेज होते हैं। अब वो फेज जो हम बात कर रहे हैं, किस बेस पर बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ, अब साइकिल की अगर बात की जाए ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओवेरियन साइकिल, क्योंकि साइकिल एक साथ दो ऑर्गन, दो जगह ऐसी हैं जहां इस साइकिल का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब समझना पूरा, मैं समझाता हूं पहले, फिर मैं सारी फेज को कंपाइल करूंगा। ये है हाइपोथैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन जुड़ी होती है? एंटीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस से कौन अटैच होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। क्लियर है? बिल्कुल। हाइपोथैलेमस, उससे जुड़ी हुई है एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। हाइपोथैलेमस से जो एंजाइम निकलेगा वो कौन होगा? GnRH। तो एक्चुअल में GnRH ही रिस्पॉन्सिबल होता है इस साइकिल के लिए, ठीक है। और GnRH इस एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, क्या रिलीज करने के लिए? FSH, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो एक्चुअल में साइकिल को रन करने के लिए दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे हम, क्योंकि ये पूरा का पूरा हम 12th वाले पार्ट की बात करते हैं, तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो 11th के होते हैं, पर 12th में ये बड़ा लिंकिंग टॉपिक होते हैं जो 11th और 12th को कनेक्ट करते हैं। तो उन लिंकिंग टॉपिक को भी हम लेंगे यहां पर, ऐसा नहीं है यूं ही 12th स्टार्ट कर दी, ठीक है। मैंने बताया ना, हमारा पूरा ध्यान होगा कि आपको जीरो लेवल की नॉलेज है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, टॉप लेवल पे लेके जाएंगे। 11th हम लास्ट में कराएंगे, 12th का कंप्लीट हो जाने के बाद, क्योंकि पहली प्रायोरिटी 12th है, ठीक है, क्योंकि आपके डिफरेंट टाइप के एग्जाम भी होंगे स्कूल्स में, ठीक है, आपका नीट भी टारगेट है, ठीक है। तो सबको ध्यान में रख करके हम चलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम जीरो से लेकर के चलेंगे, तो जो टॉपिक 11th वाले उसमें कनेक्ट हो रहे हैं तो उनको रिवीजन कराते हुए, एड ऑन कराते हुए हम 12th लेंगे। मतलब हमारी पहली प्रायोरिटी आप जीरो बिल्कुल जानते ही नहीं, 11th भी नहीं जानते, आप जानते तो हमारे लिए बोनस है, नहीं जानते तो हम पूरा 100% देने वाले हैं, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है FSH और LH को रिलीज करने के लिए, ठीक है। अब यहां पर जो इवेंट हो रहे हैं इस साइकिल में, जो इवेंट हो रहे हैं वो दो जगह हो रहे हैं, एक तो ओवरी में इवेंट हो रहा है और एक यूट्राइन वॉल में इवेंट हो रहा है। समझना, ओवरी में और यूट्राइन वॉल के अंदर। अगर मैं बात करता हूं तो ये ओवरी है, ओवरी, ठीक है, और यहां बात करते हैं तो यूट्राइन वॉल है, यूट्राइन वॉल। तो यूट्राइन वॉल यानी यूट्रस में जो इवेंट होंगे, और ओवरी में क्या इवेंट होंगे, और ये इवेंट किस पर किससे लिंक्ड हैं? आप बोलोगे पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी किससे? हाइपोथैलेमस। तो सारी चीजें एक दूसरे में इंटरकनेक्टेड हैं। किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो ओवरी के अंदर ओवा होते हैं, ओवरी में कौन होंगे? ओवा, ठीक है, ओवा फॉलिकस के अंदर। तो जब पिट्यूटरी से FSH निकलता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये इन ओवा को स्टिमुलेट करता है आगे बढ़ने के लिए, मैच्योर होने के लिए, ठीक है। तो इसके इफेक्ट से इन ओवा का धीरे धीरे मैच्योरेशन होता है, धीरे धीरे मैच्योरेशन होता है, और जब कंप्लीट मैच्योर ओवा हो जाता है, किसके इफेक्ट से?
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये इन ओवा को क्या काम कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, मैच्योर करने की कोशिश कर रहा है, भाई आगे बढ़ो, मैच्योर हो। ये साइकिल कहां चल रही है, ओवरी। तो जैसे जैसे ये ओवा मैच्योर होते हैं तो इन ओवा से एक हार्मोन निकलता है, इन ओवा से एक हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन को बोलते हैं हम क्या, इनसे कौन सा हार्मोन निकलेगा, एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन निकलेगा इनसे, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। तो समझना एकदम क्लियर कट तरीके से, यहां से ये एफएसएच कर रहा है कि भाई ये आगे बढ़ो, मैच्योर हो। तो जो इनका मैच्योरेशन स्टार्ट होगा तो एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इंक्रीज। जब एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होगा तो इस एस्ट्रोजन का इफेक्ट होता है एंडोमेट्रियम के अंदर, ठीक है। यूट्राइन वॉल, कौन सी यूट्राइन वॉल, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। समझना कोशिश करना, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम पर जब इसका इफेक्ट पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली ये एस्ट्रोजन क्या काम करेगा, ये एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की धीरे धीरे थिकनिंग कराएगा। इस एंडोमेट्रियम की क्या कराएगा, थिकनिंग कराएगा। इस एंडोमेट्रियम की थिकनिंग कराएगा, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम किसके इफेक्ट से थिकनिंग बढ़ती जा रही है, ये थिकनिंग बढ़ती जा रही है एस्ट्रोजन के इफेक्ट से। जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जा रहा है थिकनिंग भी बढ़ती जा रही है, थिकनिंग ऑटोमेटिकली बढ़ती जा रही है। एस्ट्रोजन के इफेक्ट से थिकनिंग क्या होती है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ये इंक्रीज होती जा रही है, एंडोमेट्रियम थिक होती जा रही है, ठीक है। आप समझने की कोशिश करना, ये एंडोमेट्रियम धीरे धीरे क्या हो रही है, थिक हो रही है। किसके इफेक्ट से थिक हो रही है, एस्ट्रोजन के इफेक्ट से। क्लियर है बिल्कुल, यानी ओवरी और एंडोमेट्रियम सब जगह इसका इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, एक कंडीशन आएगी, 14वां दिन होता है साइकिल का, 14th डे मिड पॉइंट, साइकिल का मिड पॉइंट होता है जिसमें एलएच हार्मोन के इफेक्ट से ओव्यूलेशन होगा। एलएच हार्मोन के इफेक्ट से ये फॉलिकल रप्चर होगा, ये रप्चर होगा, और रप्चर होते ही सेकेंडरी oocyte ओवा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अभी इसको आप हेप्लॉइड बोलोगे, इसको हेप्लॉइड ओवा बाहर निकल चुका है, ओवा बाहर निकल जाएगा और जो बचा हुआ पार्ट है वो बन जाएगा एक येलो कलर की ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो कौन मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को, एलएच। यही एलएच क्या काम करा रहा है, ओव्यूलेशन करा रहा है। यही एलएच ओव्यूलेशन करा रहा है और यही एलएच इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखिएगा। जब तक एलएच बड़ा हुआ है कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन है। आप समझ रहे हो ना, जब तक एलएच बड़ा हुआ है कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन है, पर एट द एंड ऑफ दिस साइकिल अचानक से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम होते ही ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाता है और एक व्हाइट बॉडी बन जाती है। इसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बाइकेंस, कॉर्पस एल्बाइकेंस सीए, कॉर्पस ल्यूटियम सीएल। ये पूरी साइकिल ओवरी में चलती है, समझ रहे हो ना। तो ओवरी की साइकिल को कंट्रोल कर रही है पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस, और इस साइकिल के दौरान कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं जो कंट्रोल करते हैं थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, चेंजेस इन एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम से आप जानते हैं दो हार्मोन निकलते हैं, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। पहले प्रोजेस्टेरोन लिख देता हूं, एस्ट्रोजन। तो ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ऑटोमेटिकली कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होते हैं। इनका क्या इफेक्ट आएगा भाई, एस्ट्रोजन तो एक ही काम करता है, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। तो ऑलरेडी थिकनिंग करा रहा था ये एस्ट्रोजन, फिर से एस्ट्रोजन आ गया तो फिर से और थिकनिंग होगी, यानी फर्दर थिकनिंग स्टार्ट हो जाएगी एंडोमेट्रियम की। तो एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग थी वो और बढ़ेगी, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग जो थी वो और बढ़ना चालू हो जाएगी। थिकनिंग बढ़ रही है, थिकनिंग और बढ़ रही है, थिकनिंग और बढ़ रही है, थिकनिंग और बढ़ रही है, यानी प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट से थिकनिंग, सॉरी एस्ट्रोजन के इफेक्ट से थिकनिंग और बढ़ जाएगी, और बढ़ गई, फर्दर थिकनिंग हो गई। अब प्रोजेस्टेरोन क्या काम कराएगा, प्रोजेस्टेरोन इसको मेंटेन करने के लिए इसको हाईली वैस्कुलर बनाएगा, कॉइल्ड ब्लड वेसल्स यहां पर प्रेजेंट हो जाएंगे, इसकी वैस्कुलरिटी मेंटेन होगी। ये कौन काम करेगा, प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन इसको हाईली वैस्कुलर करेगा,
एस्ट्रोजन इसकी फर्दर थिकनिंग करेगा, समझ लेना मेरी बात। पर जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करके कॉर्पस एल्बाइकेंस में कन्वर्ट होता है तो ये लेयर फिर से टूटना स्टार्ट हो जाती है, ये लेयर फिर से टूटना स्टार्ट हो जाती है, इस लेयर का ब्रेकडाउन चालू हो जाएगा, ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, आप समझ रहे हो। और ये ब्लीडिंग कंटिन्यू मेंटेन रहेगी, समझ रहे हो ना मेरी बात, समझने की कोशिश करना। ये ब्लीडिंग कंटिन्यू मेंटेन रहेगी कब तक, ये पूरी जो टाइम होता है ना, फेज जो होती है जिसमें ब्लीडिंग हो रही है, इसको मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। इसमें जो ब्लीडिंग हो रही है इसको मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। ब्लीडिंग हो रही है इसमें, ओनली ब्लीडिंग, ठीक है। तो यहां ओनली ब्लड निकल रहा है, यहां से यहां तक पूरा का ब्लड निकल रहा है, ठीक है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात। यानी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी एफएसएच और एलएच के थ्रू ओवरी को कंट्रोल कर रही है, और ओवरी में डिफरेंट फॉलिक्यूलर स्टेज एंडोमेट्रियम को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस साइकिल के अलग अलग फेज होते हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ओवेरियन साइकिल, अगर मैं ओवेरियन साइकिल को ध्यान में रखूं तो इसको हम कई नामों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहां हमने नाम दिया ना फॉलिक्यूलर फेज, तो फॉलिक्यूलर फेज जो होती है ना वो अप्रोक्सीमेटली 6 से लेकर के 13 डेज की फेज है, 6 to 13 डेज की फेज है, ठीक है। आप बोल सकते हो यहां से यहां तक 6 to 13 डेज की जो फेज दिख रही है ना, इसको आप फॉलिक्यूलर फेज बोलोगे, जिसमें फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग हो रही है। क्लियर, बिल्कुल, फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड फॉलिक्यूलर फेज। फिर ओव्यूलेशन 14th डे, 14वें दिन जो मैकेनिज्म हो रही है वो किसकी हो रही है, ओव्यूलेशन की हो रही है, ठीक है। ओव्यूलेशन किस दिन होता है, 14th डे, 14वें दिन ओव्यूलेशन हो जाता है, ठीक है। फिर ल्यूटियल फेज कब आती है, ल्यूटियल फेज आती है 15 से लेकर के 28 या 29 दिन, ठीक है। 28 या 29 जो लास्ट के डेज होते हैं ना, उसमें ल्यूटियल फेज आती है। भाई 14वें दिन ओव्यूलेशन हो गया, फिर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं। तो तीनों नाम रखे ना, फॉलिकुलर फेज, ओवेरियन फेज, ल्यूटियल फेज, ऑन द बेसिस ऑफ ओवेरियन साइकिल। अगर आपका ध्यान कहां पर होता है, एंडोमेट्रियम पर होता है, तो इसके नाम और भी हो सकते हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल फेज, जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है वो स्टार्टिंग के 1 से लेकर के 5 दिनों की फेज होती है, जिसमें ब्लीडिंग होती है, ब्लड लॉस होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, सो इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फेज। क्लियर है, बिल्कुल। प्रोलिफरेटिव फेज, प्लोरीफरेटिव, समझना। आगे आगे वही 6th डे से लेकर के 13th डे, 6 से लेकर के 13 दिनों की, 1 से लेकर के 5 ही हो गए, ठीक है। 6 से लेकर 13 दिनों की जो फेज है ना, इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, ब्लीडिंग और फ्लो होना, ठीक है। तो इसको हम मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। फिर 6 से लेकर 13 दिन जो है 6 to 13 डेज, इसमें एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन हो रहा है, प्रोलिफरेशन डिवीजन, प्रोलिफरेशन डिवीजन, थिकनिंग, कंटिन्यू थिकनिंग बढ़ रही है, तो इसको बोलते हैं हम प्रोलिफरेटिव फेज, क्योंकि इसमें प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम हो रहा है, ठीक है। फिर लास्ट में आती है सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज क्यों बोल रहे हैं, 14वें दिन के बाद यहां पर ग्लैंड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, हाईली ग्लैंडुलर हो जाती है, ग्लैंड्स बन जाती हैं, ब्लड वेसल्स बन जाती हैं, सिक्रेटरी फेज हो जाती है। तो जो सिक्रेटरी फेज है ना, वो होती है बेटा 14 या 15 बोल सकते हो, 15 से लेकर के 28/29 डेज की। तो ये सिक्रेटरी फेज है। तो समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं लिख देता हूं 15 से लेकर के 28/29 डेज की जो फेज है वो सिक्रेटरी फेज है, ठीक है। इस फेज के अंदर एंडोमेट्रियम बिकम हाईली सिक्रेटरी ग्लैंडुलर, ठीक है, इसलिए इसको हमने सिक्रेटरी फेज बोल दिया। इसको सिक्रेटरी फेज भी बोल सकते हो, इसको आप कॉर्पस ल्यूटियम के बेस पर ल्यूटियल फेज भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको आप प्रोलिफरेटिव फेज भी बोल सकते हो, क्योंकि प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम हो रहा है। इसको आप फॉलिकुलर फेज भी बोल सकते हो, क्योंकि यहां पर फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है। इनिशियल फेज को जो 1 से 5 दिन की होती है, इसको मेंस्ट्रुअल ही बोलेंगे, क्योंकि इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होता है, 1 to 5 डेज की फेज होती है। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो ये सारा का सारा रेगुलेशन समझ में आ रहा होगा। तो ये इस तरीके से हम कंसेप्चुअल हर चीज को समराइज करते हैं, ये तरीका हमारा है, ठीक है। फिर डिटेल में लेकर चलते हैं, ठीक है। अब डिटेल पोर्शन पर आ जाते हैं, एक एक फेज को एकदम कंसेप्चुअल ब्रेन की लाइब्रेरी में सेट करेंगे, एक एक फेज को, ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे पहली बात आती है मेंस्ट्रुअल फेज। भाई मेंस्ट्रुअल जिसके अंदर क्या हो रहा है, फ्लो, स्लज आउट एंडोमेट्रियम, ठीक है। एक एक कंसेप्ट को ऐड करते हुए, जैसे मान लो
ठीक है। कितने दिनों की फेज होती है भाई? इनिशियल 1 to 5 days, 1 से लेके 5 दिनों की जो फेज है ना, वो मेंस्ट्रुअल फेज है। इसमें होता क्या है? इस मेंस्ट्रुअल फेज में आप बोलोगे इस दौरान आपका कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाता है। तो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा। स्टेप नंबर 1, नंबर 1 लेके चल रहे हैं, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। स्टेप डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। क्या हो रहा है यहां पर? डी जनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो रहा है, टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। अच्छा, कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेक डाउन क्यों हो रहा है? मैं पूछ रहा हूं भाई, कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेक डाउन हो रहा है इस दौरान 1 से लेके 5 दिनों के अंदर, ठीक है। क्यों हो रहा है भाई? कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेक डाउन हुआ ही क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम को जो मेंटेन करता था ना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, वो बेचारा, ठीक है, रिड्यूस हो गया, ठीक है। क्यों हो रहा है? अब मैं इसमें एक कॉज भी लिख देता हूं, ड्यू टू भाई डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ड्यू टू, ठीक है, आप बोलोगे LH हार्मोन का लेवल क्या हो गया? डाउन। LH हार्मोन का लेवल डाउन हो गया। अच्छा, LH लेवल का डाउन होने से डीजनरेट क्यों होगा? क्योंकि LH का काम क्या था? LH मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। LH क्या काम करता था? मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता था, समझ रहे हो ना मेरी बात? ये LH कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता था। जो मेंटेन करने वाला चला गया तो वो डीजनरेट कर ही जाएगा ना। जब तक वो था तब तक कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन था, वो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम भी गया। क्लियर है बिल्कुल? तो इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करने की वजह से साइकिल स्टार्ट होती है। अच्छा, कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम की अगर मैं बात करूं तो कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। भाई एक अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता था कॉर्पस ल्यूटियम। तो अगर कॉर्पस ल्यूटियम जाएगा तो जो हार्मोन रिलीज होते थे वो क्या रिलीज होंगे? नो, वो हार्मोन रिलीज नहीं होंगे, क्योंकि वो डीजनरेट कर गया तो हार्मोन का लेवल भी एकदम डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो समस्या आने वाली है वो क्या आने वाली है? इस वजह से जो समस्या आने वाली है, समझना, इस वजह से जो समस्या आने वाली है वो क्या आने वाली है? यहां पर आप बोलोगे सर प्रोजेस्टेरॉन इसका लेवल क्या हो जाएगा? कम। एस्ट्रोजन इसका लेवल भी क्या हो जाएगा? कम, ठीक है। इसके अलावा एटसेट्रा, इनहिबिन इन सब का लेवल क्या हो जाएगा? कम। सर ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव कर रही थी, तो ये जब एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करने वाला स्ट्रक्चर डीजनरेट कर जाएगा तो इससे निकलने वाले हार्मोन का लेवल एकदम डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मेन हार्मोन जो यहां रोल प्ले करता है वो प्रोजेस्टेरॉन है, ये मेन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन इज अ मेन हार्मोन। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो रहा है तो क्या हो रहा है? इसके डाउन होने से क्या होगा? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता था एंडोमेट्रियम को, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन एंडोमेट्रियम। मैं लिख देता हूं, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन एंडोमेट्रियम। जैसे LH मेंटेन करता था कॉर्पस ल्यूटियम को, यहां प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को, ठीक है। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन डाउन होगा तो बेचारी एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम स्टार्ट, ये डाउन हो जा रहा है, ठीक है। इस वजह से क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम स्टार्ट। ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम स्टार्ट। भाई एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, हर चीज लिंक्ड है, कंसेप्ट छोड़ेंगे नहीं, एक कंसेप्ट नहीं छोड़ेंगे, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। भाई इस फेज में ये डीजनरेट कर रहा है
और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है। डिजेनरेट क्यों कर रहा है? क्योंकि पिट्यूटरी से निकलने वाला एलएच उसका एक टाइम पीरियड है, वो अपने आप डाउन होगा। वो डाउन हो रहा है, उसका काम था कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना। मेंटेन करने वाला गया तो वो टूटेगा, टूटेगा तो साथ में इन हार्मोन का लेवल भी डाउन होगा, उसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होगा। जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता था वो डाउन हो रहा है, तो एंडोमेट्रियम तो टूटेगी। तो ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा? यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। और जब एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा तो क्या होगा? एंडोमेट्रियम टूटेगी, ठीक है। और साथ में एक हार्मोन ऐसा है, इसका लेवल बढ़ता है, ये मैं बता दूं, ठीक है। ठीक है, एक हार्मोन है, उसका लेवल बढ़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ठीक है, इस अच्छा ब्रेकडाउन से क्या होगा? ब्रेकडाउन लिख देता हूं, इंक्रीज, इससे क्या होगा? ठीक है, ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस अप्रोक्सीमेटली 50 से 50 to 150 ml, ये ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक हार्मोन ऐसा है जिसका लेवल बढ़ेगा, ठीक, समझना मेरी बात, इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन क्या काम करते हैं? ये स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन। तो इस पीरियड के दौरान हल्का सा पेट में पेन भी होता है, ठीक है। इस एब्डोमिनल मसल्स में पेन महसूस होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन चल रहे हैं। नेचर चाहती है कि एंडोमेट्रियम जो ब्रेक हो रही है उसका कोई भी मटेरियल अंदर ना रह जाए, वो टोटली स्लज आउट, बाहर निकल जाए, जिससे क्या होगा बेटा? इन्फेक्शन क्रिएट ना हो। तो ये अपना काम करता है। तो ठीक है, तो ये क्या काम करता है? इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लज आउट, बाहर निकलना, स्लज आउट ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। इससे एंडोमेट्रियम का स्लज आउट, फ्लो, मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाएगा, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे मेन स्टेप हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा किस किस हार्मोन का लेवल डाउन होगा? सबका लेवल डाउन होगा एक्सेप्ट प्रोस्टाग्लैंडिन, उसका लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन मैं कई बार बता चुका हूं आपको, ये जितने भी स्मूथ मसल्स होते हैं ना उनमें कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। तो यूट्राइन स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इनका निकलना रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्लज आउट। स्लज आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, क्योंकि एनसीईआरटी ने टर्म दे रखा है, ठीक है, स्लज आउट ऑफ एंडोमेट्रियम, तभी तो उसको मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल मतलब बाहर निकलना। तो इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लज आउट ऑफ एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम के स्लज आउट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और हाँ, इस दौरान ब्लड लॉस भी होता है, लगभग 50 to 150 ml, ठीक है। जब कोई चीज टूटती है तो ब्लीडिंग होती है, वो ब्लड क्लॉट हो जाता है अंदर, फिर यूट्राइन वॉल से एक एंजाइम भी निकलता है, फिब्रिनोलिसिन, समझ रहे हो? इस क्लॉटेड ब्लड को वो डी क्लॉट करता है, तो अगेन वो बाहर निकलता है। यानी जो ब्लड बाहर निकलता है ना, वो पहले क्लॉट हो चुका था अंदर। नेचर का कंसेप्ट देखो, फिर नेचर क्या काम करती है? क्लॉटेड ब्लड को डी क्लॉट करती है, फिर वो स्लज आउट होता है। इसलिए यहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन अपना अहम भूमिका निभाते हैं इस सारे मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, स्लज आउट करने के लिए। तो एक लौता हार्मोन है जो बढ़ता है, बाद बाकी के सारे घटते हैं, ठीक है। तो अब एक एक चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो रही है। इस फेज का मेन पर्पस क्या है? एंडोमेट्रियम को ब्रेक करके स्लज आउट करना, बाहर निकालना, ये मेन पर्पस है, ठीक है। तो ये वो फेज हो गई जो 1 से 5 दिनों के बीच में चलती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद भाई 5 के बाद भाई 6वां दिन चालू हो जाएगा, 6 से लेकर के 13 डेज, ठीक है। प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेशन 6 to 13, 13वां दिन, 13 डेज। अगर हम 6 से लेकर के 13 डेज की बात करते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर हम 6 से लेकर 13 डेज की बात करते हैं, 6 दिन से लेकर 13वें दिन के बीच में, तो इसमें प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात? साथ में इसको फॉलिकुलर फेज भी बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर ग्राफिन फॉलिकल का मैच्योरेशन होगा, ठीक है, डेवलपमेंट होगा। तो इसमें होता क्या है भाई? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फॉलिकुलर फेज। क्यों बोला हमने इसको फॉलिकुलर फेज? इसलिए बोला क्योंकि इस फेज में 6वें दिन से, 6th डे से क्या स्टार्ट हो जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल।
डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट यहां पर क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, कंटिन्यू फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, सो इट इज कॉल्ड फॉलिक्यूलर फेज, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल कहां पर हो रहा है, इन ओवरी, ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है। कौन करा रहा है इस फॉलिकल का डेवलपमेंट को, तो मैंने बताया था यहां पिट्यूटरी ग्लैंड थी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड थी, पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब था, और पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से एक हार्मोन निकलता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवा को स्टिमुलेट करता है मैच्योर होने के लिए, कि भाई टाइम आ गया, टाइम आ गया, मैच्योर हो। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन ओवा से कहता है आगे जाकर के मैच्योर हो। तो धीरे धीरे इन ओवा का मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाता है, इन ओवा का मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाता है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो डेवलपमेंट ओवा चल रहा है। जब एफएसएस का इंडक्शन होता है तो ओवा कोई तेजी से डेवलप होता है, कोई धीमे डेवलप होता है, पर सारे के सारे ओवा अपनी डेवलपिंग फेज में आ जाते हैं, ठीक है। तभी तो उसको हमने क्या बोला, फॉलिक्यूलर फेज, क्योंकि सारे के सारे फॉलिकल, ओवा बोल गया फॉलिकल क्योंकि इसी के अंदर ओवा होगा, ठीक है। सारे के सारे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल चल रहा है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल चल रहा है। पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से जो हार्मोन निकल रहा है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनमें कोई एक फॉलिकल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, समझ रहे हो ना, डोमिनेंट होगा। अब समझने की कोशिश करना, तो इनमें क्या होगा, जो डोमिनेंट फॉलिकल है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, डोमिनेंट फॉलिकल की, डोमिनेंट फॉलिकल। जो डोमिनेंट फॉलिकल्स होगा, समझना मेरी बात, जो डोमिनेंट फॉलिकल होगा सबसे बेहतर, डोमिनेंट, समझना, ये दो हार्मोन रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा। एक तो समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, ठीक है। एक तो रिलीज करेगा ये एस्ट्रोजन, साथ में एक हार्मोन रिलीज करेगा इनहेबिन, इनहेबिन, इनहिबिन भी यहीं से निकलता है, ठीक है। अब इनहिबिन क्या काम करेगा, इनहिबिन हार्मोन जो होगा ये इनहिबिट करेगा, इनहिबिट करेगा, किसको इनहिबिट करेगा, अब मैं लिखता हूं इनहिबिट, किसको, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको इनहिबिट करने से क्या होगा, जो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल चल रहा था वो रुक जाएगा, स्टॉप। इससे क्या होगा, स्टॉप। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट इनहिबिट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। आप समझ रहे हो, फॉलिकल का डेवलपमेंट इनहिबिट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इससे क्या फायदा है, इससे यह फायदा है जो डोमिनेंट फॉलिकल है उसको आगे जाने का रास्ता मिलेगा। अब उसको जरूरत नहीं है एफएसएच की, ठीक है। तो समझना, जो हल्के वाले फॉलिकल थे वो रुक गए क्योंकि एफएसएच रुक गया, एफएसएच इनको मैच्योर करा रहा था। जो डोमिनेंट है अब उसको एफएसएच की जरूरत नहीं है, जो अभी डोमिनेंट नहीं थे उनको एफएसएच की रिक्वायरमेंट है। समझना मेरी बात, जिसको एफएसएच की रिक्वायरमेंट है और एफएसएच नहीं मिलेगा उनका डेवलपमेंट रुक जाएगा, और जिसको एफएसएच की रिक्वायरमेंट नहीं है वो आगे बढ़ेगा। तभी तो भाई इतने सारे फॉलिकल में, भाई जब मदर बेबी कंसीव करती है तो अक्सर जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एक ही बेबी कंसीव करने की तो होती है, कई बेबी कंसीव नॉर्मल केस में नहीं होते। नॉर्मल केस में एक जो डोमिनेंट फॉलिकल होता है वही आगे बढ़ता है, समझ रहे ना मेरी बात। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इनहिबिन हार्मोन है जो उस डोमिनेंट फॉलिकल से निकलता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो डोमिनेंट फॉलिकल है वही आगे बढ़ेगा, डोमिनेंट फॉलिकल ही आगे कंटिन्यू इंक्रीज करेगा, आगे इसी की ग्रोथ होनी है, आगे जाकर के यही, ठीक है, आगे डेवलप करेगा, ठीक है। अब एस्ट्रोजन हार्मोन क्या काम करेगा यहां पर, इस इस फॉलिकुलर फेज को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोलिफरेटिव फेज भी तो बोल रहे हैं। अब उसके लिए ये एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होगा। अब ये एस्ट्रोजन क्या कराएगा, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, समझना मेरी बात। तो एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो अब ये जो एस्ट्रोजन है ये रिस्पॉन्सिबल होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर
रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम इन यूट्राइन वॉल, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम इन यूट्राइन वॉल। तो यूट्राइन वॉल के अंदर एंडोमेट्रियम की थिकनिंग होगी जो डिपेंड करेगी एस्ट्रोजन के ऊपर। एस्ट्रोजन का निकलना डिपेंड करेगा डोमिनेंट फॉलिकल के ऊपर। डोमिनेंट फॉलिकल का डेवलपमेंट डिपेंड करेगा एफएसएच के ऊपर, और एफएसएच का निकलना डिपेंड करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, और एंटीरियर पिट्यूटरी से इसका निकलना डिपेंड करेगा हाइपोथैलेमस से निकलने वाले जीएनआरएच के ऊपर। हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसे कहते हैं कंसेप्ट। समझना मेरी बात? तो यहां तक समझ में आई होगी बात, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट आपको आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बार बार रिवीजन कराते हुए, ठीक है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्लियर कराते हुए, आप समझना, साथ में एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हुए, और एट द एंड ऑफ चैप्टर, ठीक है, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, डीपीपी, आप समझ रहे हो, और पीवाईक्यू लगाते हुए। तो बताओ कैसे आपके बोर्ड में मार्क्स नहीं आएंगे? बताओ कैसे नीट में सिलेक्शन नहीं होगा? समझ रहे हैं मेरी बात? 100% होगा, पर आपका और हमारा एफर्ट 100% लगना चाहिए, कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये फॉलिकुलर फेज समझ में आ गई होगी, ठीक है, किस तरीके से रन कर रही है, इसमें हो क्या रहा है, फॉलिकुलर फेज क्यों बोल रहे हैं, प्रोलिफरेटिव फेज क्यों बोल रहे हैं उसको, ठीक है, यहां तक कंसेप्ट क्लियर। अब कौन सा दिन आएगा? 13 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, अब 14th डे आएगा, ओव्यूलेशन का दिन आएगा, ठीक है, आ जाओ 14th डे, 14वें दिन। तो 14th डे क्या होने वाला है? 14th डे, ठीक है, 14th डे 14वां दिन है, यहां होगा ओव्यूलेशन। कैसे होगा ओव्यूलेशन? कौन रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन के लिए? मैं बताता हूं आपको ओव्यूलेशन कैसे होगा, ठीक है। 13वें दिन, भाई 13वां दिन होगा, वो 12वां भी हो सकता है, 11वां भी हो सकता है, तभी तो ओव्यूलेशन अर्ली भी हो सकता है, डिले भी हो सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, वो 14वें की जगह वो 15वां 16वां दिन भी हो सकता है, पर अभी हम एकदम स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चल रहे हैं, 14वें दिन, ठीक है। तो 14वें दिन ओव्यूलेशन जो होगा वो डिपेंड करेगा उससे एक दिन पहले की घटना के ऊपर। अगर 13वें दिन, ठीक है, समझना मेरी बात, ठीक है, एट द एंड ऑफ, मैं लिख रहा हूं यहां पर पूरा स्टेप बाय स्टेप, एट द एंड ऑफ, समझना, एट द एंड ऑफ फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज, एट द एंड ऑफ फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज के एंड पर आते आते, एट द एंड ऑफ फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज के एंड पर आते आते क्या हो जाएगा? ग्राफिन फॉलिकल का, यानी फॉलिकल का साइज बढ़ जाएगा। फेज क्या हो जाएगा? इंक्रीज साइज ऑफ फॉलिकल, इंक्रीज साइज ऑफ, समझना, इंक्रीज साइज ऑफ फॉलिकल, फॉलिकल का साइज बढ़ जाएगा भाई, ठीक है भाई। इस फेज के एंड पर आकर के फॉलिकल का साइज तो बढ़ेगा ना, ठीक है। अब फॉलिकल का साइज मान लो, दिखा देते हैं बढ़ा करके, ये हो चुका है फॉलिकल का साइज, ठीक है, मान लो ये क्या हो गया? इंक्रीज साइज। समझ रहे हो? जब फॉलिकल का साइज मैक्सिमम हो जाता है, इंक्रीज साइज कैसा हो गया? मैक्सिमम। जब फॉलिकल का साइज मैक्सिमम हो जाता है तो इससे निकलने वाला एस्ट्रोजन भी पीक पर होगा, ठीक है, तो इससे निकलने वाला एस्ट्रोजन भी पीक पर होगा। यहां लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ा समझना, एक मिनट, हाँ ठीक है, अच्छा कोई नहीं, मैक्सिमम साइज हो चुका है, ठीक है। जब इसका साइज मैक्सिमम हो जाएगा तो एस्ट्रोजन एट पीक, जो दिन कौन सा होगा? 13th डे, 13th डे, 13वें दिन, 13वें दिन एस्ट्रोजन की पीक होगी, हाई लेवल पर एस्ट्रोजन होगा। ये जो हाई लेवल पे एस्ट्रोजन पहुंचेगा ना, एस्ट्रोजन को पीक जो हाई लेवल पर होगी, ये अपना काम करेगी। क्या काम करेगी? सीधा जाएगी, सीधा जाएगी
हाइपोथैलेमस का घंटा बजाएगी और पिट्यूटरी का घंटा बजाएगी, यानी इन दोनों को स्टिमुलेट करेगी। भाई समय आ गया, एलएच और एफएसएच को निकालो। ठीक है, तो अब जो इवेंट होने वाला है, देखो क्या इवेंट होने वाला है, आप देखो ध्यान से देखो। ठीक है, अब जो इवेंट होने वाला है, ब्लू ये लेते हैं। अब जो इवेंट होने वाला है वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पर डिपेंड करता है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। अब पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को हम इंडिकेट करते हैं यहां पर, एंटीरियर पिट्यूटरी, समझना। अब जो पीक बढ़ी हुई है ना, ये बढ़ी हुई पीक क्या काम करेगी, ये सीधा स्टिमुलेट करेगी हाइपोथैलेमस को और सीधा स्टिमुलेट करेगी एंटीरियर पिट्यूटरी को, दोनों को स्टिमुलेट करेगी, समझना। हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगी जब पीक, तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलेगा, कौन सा, GnRH। और एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगी तो इससे भी एक हार्मोन निकलेगा, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यानी ये एस्ट्रोजन इसको भी स्टिमुलेट कर रहा है और इसको भी स्टिमुलेट कर रहा है, दोनों को स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक है, यहां से GnRH, यहां से LH। ठीक है, LH। ठीक है, तो ये GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। भाई मेरे कहने पर भी एक बार LH और FSH को निकालो तो GnRH LH और FSH को निकालने के लिए मजबूर करेगा। यानी यहां पर LH की सोर्स अलग अलग हो गए, FSH की सिंगल सोर्स है, दोनों की पीक आएगी, पीक दोनों की आएगी, LH की भी पीक आएगी, FSH की भी पीक आएगी, पर LH की सर्ज आएगी, हाई पीक, एकदम तेजी से LH का बढ़ जाना। तो इसकी भाई दो लेवल, दो सोर्स हो गया ना, तो यहां क्या आएगी, LH सर्ज, और यही LH सर्ज का काम कराएगी ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन कराएगी। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, LH सर्ज रिस्पॉन्सिबल होगी, पर यहां FSH भी पीक पर होगा, एट पीक, ये भी पीक होगी, पर इसकी सर्ज होगी जो ओव्यूलेशन कराएगी। ठीक है, तो 13वें दिन एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है। ठीक है, और उसके लगभग 9 से 10 घंटे बाद LH सर्ज आती है और LH सर्ज आने के जस्ट बाद ओव्यूलेशन हो जाता है, तो 14वां दिन आ जाता है। तो एक्चुअल में ये मैकेनिज्म है ओव्यूलेशन की, समझ रहे ना मेरी बात। तभी तो मैं बोल रहा हूं ये इसका मैक्सिमम होना डिपेंड किस पर कर रहा है। आप बोलोगे एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज साइज ऑफ फॉलिकल इंक्रीज, क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहां पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, FSH रिस्पॉन्सिबल है। FSH रिस्पॉन्सिबल था इसके साइज को इंक्रीज करने के लिए, पर कभी कभी FSH का सिक्रेशन तेजी से बढ़ जाता है और साइज जल्दी मैच्योर हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, तो जिस दिन एस्ट्रोजन की पीक आएगी वो 13वें की जगह 12वां भी दिन हो सकता है, 14वां दिन भी हो सकता है, 15वां भी हो सकता है और 8वां भी हो सकता है। यानी जिस दिन एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा उसके अगले दिन ओव्यूलेशन हो जाएगा, इसलिए ओव्यूलेशन अर्ली और डिले हो सकता है। इसके बेस पर हम निकाल सकते हैं डे ऑफ ओव्यूलेशन, समझना, इसके बेस पर आप निकाल सकते हो डे ऑफ ओव्यूलेशन। तो आपको डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालना, उसका फॉर्मूला है डे ऑफ ओव्यूलेशन इज इक्वल टू टोटल डेज ऑफ MC लिख देता हूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, माइनस 14 रिड्यूस कर दो, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद के 14 डेज एकदम फिक्स्ड होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो मान लो डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालना, टोटल डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 दिन की साइकिल थी, तो -14 कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या होगा, 7th डे, 7वें दिन ओव्यूलेशन हो गया। ठीक है, क्योंकि लास्ट के 40 फिक्स है। ठीक है, तो टोटल डे ऑफ मेंस्ट्रुअल में से अगर आप 14 रिड्यूस कर दोगे और टोटल डे आपको पता है 21 है, तो डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालोगे ना 7th डे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप डे ऑफ ओव्यूलेशन निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं ल्यूटियल फेज की। ठीक है, तो ल्यूटियल फेज को ल्यूटियल फेज क्यों कहते हैं, समझो मेरी बात। ठीक है, ल्यूटियल फेज को हम ल्यूटियल फेज क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो ल्यूटियल फेज समझो मेरी बात। अच्छा, दिन क्या है ल्यूटियल फेज के, दिन मत भूल जाना। ठीक है, आप बोलोगे सर ये 15th डे से लेकर के 28/29 डेज तक की फेज है, समझना। 20 कितने दिन, यानी लास्ट 14 डेज बोल सकते हो, लास्ट 14 डेज, अंतिम 14 दिन होते हैं ना, उसकी जो
समझ रहे हो? उस समय जो जो भी घटना घटित होती है, यानी जो भी इवेंट्स होते हैं, वो ल्यूटियल फेज में आते हैं। ठीक है, तो ल्यूटियल को ल्यूटियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। क्या हो रहा है यहां पर? फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसको ल्यूटियल फेज बोल रहे हैं। क्लियर? बिल्कुल समझ में आया ना? कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, लिख देते हैं इसको, एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करेगा। मतलब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करने वाला है? ये कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करेगा, रिलीज क्या रिलीज करने वाला है? ये कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करने वाला है, नंबर 1 प्रोजेस्टेरॉन, हाँ साथ में एस्ट्रोजन रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन, और इनहिबिन भी रिलीज करेगा, इनहिबिन। ठीक है, हम समझते हैं सर प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा, सर एस्ट्रोजन फर्दर थिकनिंग कराएगा, सर इनहिबिन क्या काम करेगा? यानी इस फेज के अंदर फर्टिलाइजेशन होने की प्रोबेबिलिटी होती है। क्लियर है? बिल्कुल, अगर फर्टिलाइजेशन होने की प्रोबेबिलिटी है इस फेज के अंदर, तो तैयारी करने पड़ेगी ना, कहीं ऐसा ना हो दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाए, इसीलिए GnRH को रोकना जरूरी है। तो ये इनहिबिन क्या काम करेगा? ये इनहिबिट करेगा। ये क्या क्या काम करेगा? इनहिबिट करेगा सीक्रेशन ऑफ GnRH के सीक्रेशन को ये इनहिबिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है इनहिबिन। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन समझ में आ गया, एस्ट्रोजन समझ में आ गया, इनहिबिन समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा एस्ट्रोजन क्या काम करेगा सर? एस्ट्रोजन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। चलो ठीक है सर, एस्ट्रोजन मेन हार्मोन तो इस फेज का एस्ट्रोजन हार्मोन है, मेन हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन है, जो क्या काम करता है? एस्ट्रोजन का मेन काम होता है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना। ठीक है, एस्ट्रोजन का मेन काम क्या होता है? मेंटेन एंडोमेट्रियम, भाई एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा। कैसे मेंटेन करेगा? क्या करेगा एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए? इसके लिए समझना होगा, ये क्या कराएगा? इसकी वजह से एंडोमेट्रियम बिकम हाईली वेस्कुलर एंड हाईली सिक्रेटरी एंड ग्लैंड्यूलर, सिक्रेटरी एंड ग्लैंड्यूलर। आप समझना मेरी बात, तो हाईली वेस्कुलर है, हाईली सिक्रेटरी एंड ग्लैंडुलर है, ये दो काम होंगे इसके अंदर, समझ रहे हो? एंडोमेट्रियम बिकम हाईली वेस्कुलर, हाईली सिक्रेटरी एंड ग्लैंडुलर। जब वेस्कुलर टर्म लगाते हैं ना, तो वेस्कुलर टर्म क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहां कॉइल्ड ब्लड वेसल्स बन जाते हैं। भाई ग्लैंडुलर सिक्रेटरी मतलब क्या? भाई ग्लैंडुलर का मतलब है ये रिलीज करती है यूटेराइन मिल्क, यानी इस फेज के अंदर तैयारी चल रही है, पूरी तैयारी चल रही है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक दो, GnRH को रोक दो, तैयारी चल रही है, यूट्राइन मिल्क बनाओ। हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो जाए, हो सकता है इंप्लांटेशन हो जाए, हो सकता है एक नई लाइफ जनरेट हो यूट्रस के अंदर, तो उसकी पूरी तैयारी चल रही है इस फेज के अंदर। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फेज होती है, 14 डेज लगते ही हैं जो फिक्स हैं इस फेज के अंदर। समझ रहे ना मेरी बात? ये तैयारी चल रही है। अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोजेनिक इफेक्ट, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, यानी जिस दिन ओव्यूलेशन होता है फीमेल को पता चल जाता है
कि आज ओव्यूलेशन हुआ। कैसे? क्योंकि उस दिन बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। आप समझ रहे हो? तो थर्मोजेनिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोजेनिक इफेक्ट। थर्मोजेनिक इफेक्ट यानी ये थर्मोजेनिक इफेक्ट का मतलब है टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है बिल्कुल? तो ये सारे पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहे होंगे फॉलिक्यूलर फेज के अंदर। ठीक है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? फिर क्या होगा? जब फॉलिक्यूलर फेज का एंड आएगा, एट द एंड ऑफ, फॉलिक्यूलर बोल गया, एट द एंड ऑफ ल्यूटियल फेज, एट द एंड ऑफ ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज के एंड में, ठीक है, एट द एंड ऑफ फेज कर दिया मैंने, कोई नहीं, एट द एंड ऑफ ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज के अंत तक आते आते क्या हो जाएगा? यहां पर समझना, सीक्रेशन ऑफ LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये कम हो जाएगा। सीक्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम हो जाएगा। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सीक्रेशन कम होने का मतलब समझते हो ना? इसके कम होते क्या होगा? डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगा और डीजनरेट करते ही क्या होगा? भाई कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन जाएगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो चालू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन एंड इंक्रीज स्टार्ट, या कह सकते हो ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम स्टार्ट, यानी जहां से चले थे वहीं आ गए। ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम स्टार्ट, जहां चले थे वहीं आ गए, यानी साइकिल कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो बस इसी तरीके से बहुत प्यारे प्यारे तरीके से बिल्कुल एक एक चीज कंसेप्चुअल जोड़ते हुए, ठीक है, जब एंड होगा तो हम एनसीईआरटी प्रैक्टिस भी कराएंगे आपको, फिर एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, और एनसीईआरटी के एक एक डायग्राम की मास्टरी कराएंगे, जैसे एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है इन्होंने इस तरीके से। ठीक है, अब इस डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है समझने की कोशिश करना। जैसे अब यहां समझ रहे हो ना भाई, यहां पीक दिख रही है आपको, एक एलएच पीक दिख रही है और एक एफएसएच पीक दिख रही है। ठीक है, तो ये दोनों ही पीक किस दिन आती हैं? एलएच एंड एफएसएच, ये 14th डे 14वें दिन दोनों की पीक आती है। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है यहां पर, ध्यान से देखना, यहां पर एफएसएच डाउन जा रहा है, तो एफएसएच को डाउन कौन लेकर के जा रहा है? अभी बताया था ना मैंने, कौन सा हार्मोन? इनहिबिन। भाई जो डोमिनेंट फॉलिकल होगा वो इनहिबिन रिलीज करेगा, वो क्या काम करेगा? एफएसएच के लेवल को कम कर देगा, इससे जो फॉलिकल और डेवलप हो रहे थे वो रुक जाएंगे। क्लियर है बिल्कुल? तो इनहिबिन इसको डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एलएच और एफएसएच 14th डे की पीक आती है, और अचानक से जब एलएच की पीक डाउन होना स्टार्ट होती है, तो ये किसका इंडिकेटर है? ये इंडिकेटर है कि अब कॉर्पस ल्यूटियम गया, डीजनरेट होने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब है डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने वाला है, जो फॉलिकल्स में दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिक देखो बढ़ रहे हैं, ओव्यूलेशन हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम बना, देन कॉर्पस एल्बाइकेंस ड्यू टू डिक्रीज एलएच लेवल। एकदम क्लियर है ना? अब ध्यान से देखो, अगर मैं एस्ट्रोजन की बात करता हूं तो एस्ट्रोजन की पीक कब आ रही है? 13th डे, 13वें दिन, 13th डे। अच्छा, दूसरी पीक कब आ रही है? आप बोलोगे 25th डे। तो एक्चुअल में एस्ट्रोजन की दो पीक आती है, एक 13वें दिन आती है, एक 25वें दिन आती है। अगर प्रोजेस्टेरॉन की पीक की बात करते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन की पीक एक ही दिन आती है। कब आती है? 23rd डे, 23
थर्ड डे, 23वें दिन प्रोजेस्टेरोन की पीक हाई आती है। तो प्रोजेस्टेरोन 23वें दिन आता है, एस्ट्रोजन 13th और 15th डेज की पीक आती है। इस पर क्वेश्चन बनता है। अब ध्यान से एंडोमेट्रियम को देखो, एंडोमेट्रियम देखो तो यहां क्या हो रहा है, मेंसेस हो रहा है। मेंसेस का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। फिर क्या हो रहा है यहां, इसके बाद क्या होगा, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। डार्क होती जा रही, कलर देखो, कलर डार्क होती जा रही है, डार्क होती जा रही है, डार्क। ठीक है, तो यहां पर ओव्यूलेशन हो जाएगा। ओव्यूलेशन के बाद अगर बात करोगे, फर्दर थिकनिंग होगी, एंडोमेट्रियम बिकम हाईली वेस्कुलर एंड सिक्रेटरी, क्योंकि इस फेज के अंदर एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होंगे, ब्लड वेसल्स, कोइल्ड ब्लड वेसल्स बनते जा रहे हैं, कोइल्ड ब्लड वेसल्स बनते जा रहे हैं और ग्लैंड्स बनते जा रहे हैं। एंडोमेट्रियम बिकम हाईली सिक्रेटरी होती जा रही है और जैसे ही एलएच का लेवल डाउन होगा, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन चालू, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन चालू, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और अगेन मेंस्ट्रुअल फेज या मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। अब बताओ डायग्राम पे मास्टरी हुई या नहीं हुई? तो डायग्राम में हर चीज कलर तक इंडिकेट कर रहे हैं क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, पीक्स इंडिकेट कर रही है किस दिन किस हार्मोन की पीक बढ़ रही है, फॉलिकुलर फेज रिप्रेजेंट कर रही है कि ओवरी में क्या क्या इवेंट हो रहे हैं और यहां हार्मोनल पीक बता रही है कि पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस में क्या चल रहा है। यानी एक एक कंसेप्ट आपके ब्रेन में सेट होगा इन डायग्राम और फ्लो डायग्राम से, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी मैंने बताया ना हाईली कॉम्प्लेक्स है, डायरेक्ट नहीं समझी जा सकती, उसके लिए कंसेप्ट पहले जनरेट करने पड़ेंगे, फिर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कराएंगे, फिर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन मास्टरी कराने के लिए उनकी एक एक लाइन पर क्वेश्चन जनरेट करेंगे, समझ रहे हो, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू से कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे कि यार ऐसा आता है तो अब ऐसा होगा, हम ऐसा करने में सक्षम है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? और फिर हम डिफरेंट क्वेश्चन बैंक्स और टेस्ट के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर करेंगे। पर सिलेक्शन कैसे रुकेगा? बोर्ड में बेस्ट मार्क्स कैसे नहीं आएंगे आप बताओ? आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो पॉसिबल ही नहीं है यार। ठीक है, अगर इस तरीके से अगर हम चलते हैं ना तो मजा ही आ जाएगा। जब चैप्टर एंड होगा हमारा तो हम एनसीईआरटी लेके चलेंगे, या जब, हाँ बिल्कुल, दो तरीके हैं, कुछ टीचर्स ऐसा भी करते हैं कि लेक्चर एंड पर एनसीईआरटी का करा देते हैं, कुछ टीचर चैप्टर एंड पर एनसीईआरटी कराएंगे। ठीक है, पर एनसीईआरटी साथ चलेगी। क्लियर है बिल्कुल? जैसे मेरा इस बार थोड़ा ट्रेंड चेंज होंगे, काफी चीजें मैं चेंज करूंगा और इंप्रूव करके और बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, और बेहतरीन हम कंसेप्ट लेकर के आएंगे और लेटेस्ट एनटी के अकॉर्डिंग काफी इंप्रूवमेंट हम और करने वाले हैं। ठीक है, तो वो भी सब चीजें अप्लाई करेंगे यहां पर और बेस्ट से बेस्ट, क्योंकि एग्जाम आपका अकेले का नहीं है, एग्जाम हमारा आप दोनों का है। ठीक है, तो लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस हर टीचर कराएगा। ठीक है, जिससे कि आपको पता चले कि आज जो पढ़े हो उसकी एप्लीकेशंस क्या है। बिना प्रैक्टिस के सब कुछ बेकार है, ध्यान रखना, बिना प्रैक्टिस के सब कुछ बेकार है। ठीक है, जैसे LH एंड FSH लेवल ड्यूरिंग ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्रीज ऑन 14th डे, अभी बताया ना, अभी 14वें दिन इसका लेवल बढ़ता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, एम्स में आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज करेक्टली मैच विद द टाइम पीरियड इन द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, पूछा क्या है, इवेंट इज करेक्टली मैच, अंडरलाइन करो, करेक्टली मैच। तो प्रैक्टिस भी होती है, जब 7 क्वेश्चन करते हैं तो हमें पता चलता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, जो अक्सर कर हम अच्छे मार्क्स टेस्ट में नहीं ला पाते क्योंकि अटेम्प्टिंग प्रोसेस नहीं पता होता, उसका सही पैटर्न नहीं पता होता। ठीक है, आप तो उसको सीखना भी पड़ेगा हमें, वो प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, रिलीज ऑफ एग 5th डे, गलत है भाई। ठीक है, एंडोमेट्रियम रीजनरेशन 5 to 10 डेज, हाँ यस, रीजनरेशन यहां से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम सिक्रेटरी न्यूट्रिएंट्स फॉर इम्प्लांटेशन 11 to 18 डेज, रॉन्ग, क्योंकि 14 के बाद सिक्रेटरी होगी। राइज इन प्रोजेस्टेरोन लेवल 1 to 15 डे, रॉन्ग, 14 के बाद इंक्रीज होगा जब ओव्यूलेशन होगा। तो क्या ऑप्शन आएगा? सेकंड ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, कि मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू लैक ऑफ, किसकी कमी की वजह से मेंस्ट्रुअल होता है? प्रोजेस्टेरोन जो मेंटेन करता था, आप समझ रहे हो, प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन कम क्यों होता है? क्योंकि एलएच कम हो जाता है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मेन प्रोजेस्टेरोन, सेकंड ऑप्शन। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग, अंडरलाइन करो पहले, करेक्ट मैचिंग ऑफ द इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर मैं मेंस्ट्रुएशन की बात करता हूं, ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम, नो, एंडोमेट्रियम। ओव्यूलेशन, LH and FSH अटेन पीक लेवल एंड शार्प फॉल इन सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, गलत, शार्प फॉल नहीं होता, इंक्रीज होता है। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज, रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम, नो, एंडोमेट्रियम। डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, सिक्रेटरी फेज एंड इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ
प्रोजेस्ट्रॉन, एब्सोल्युटली राइट, जो अभी हम पढ़ के चुके हैं। फोर्थ ऑप्शन आएगा, करेक्टली मैच पूछा है। जैसे मैच द आइटम, मैच करो, प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन फॉलिकुलर फेज को बोलते हैं, ठीक है। सिक्रेटरी फेज ल्यूटियल फेज को बोलते हैं। मेंसुरेशन ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम को बोलते हैं। तो इस तरीके से आप मैचिंग कर सकते हो, ठीक है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज ड्यू टू, कॉर्पस ल्यूटियम क्यों डीजनरेट कर रहा है? अगर आपने कंसेप्चुअल पढ़ा है ना तो क्वेश्चंस के धज्जियां उड़ा दोगे आप, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपने पढ़ाई कैसे की है, सिर्फ पढ़े हो या कंसेप्चुअल पढ़े हो, कंसेप्ट को एकदम ब्रेन में सेट किया है तो कैसा भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन बनते कंसेप्ट के ऊपर है। और हम लोगों की स्ट्रेटेजी ही कंसेप्चुअल ही है, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड है, कंसेप्चुअल है। एनसीईआरटी खाली एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होता, एनसीईआरटी कंसेप्चुअल पढ़ने से सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज ड्यू टू, क्यों डिजेनरेट हो रहा है? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने वाला एलएच लो हो गया, लो लेवल ऑफ एलएच, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, लो लेवल ऑफ एलएच, इसलिए इसका डिजेनरेशन हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन। समझे माय डियर, ठीक है। फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं चाहता हूं कि बस 2024 आपके लिए, समझ रहे हो, खतरनाक हो, वो लेवल का हो जहां हम भी अपने एग्जाम में पास हो और आप भी अपने एग्जाम में पास हो, ठीक है। और बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ, ठीक है, 2024 को क्रैक करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय। बस लगे रहना।